नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा दांव चला है, जिसके तहत प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। अवैध कॉलोनियों को वैध करने में कोई अड़चन ना हो, इसलिए नगरीय प्रशासन ने पेंडिंग पड़े नियमों को मॉडिफाई कर नए एक्ट के ड्राफ्ट को सेक्रेटरीट को भेज दिया है, जिसे जल्दी ही मंजूरी मिलने के आसार हैं। और इसके बाद प्रस्ताव को 22 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में लाया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार के इस कदम से सियासी नफा नुकसान पर भी चर्चा शुरू हो गई है। कैसे वैध होंगी अवैध कॉलोनियां, कब से चली आ रही हैं ये कवायद, निकाय चुनाव के पहले नियमों में संशोधन कर अवैध कॉलोनियों को वैध करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इन्हीं तमाम मसलों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। और चर्चा में आगे बढ़े इससे पहले बता दें कि प्रदेश की 6,876 कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी है। 2016 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इसके लिए शिवराज सरकार दोबारा अधिनियम में संशोधन कर रही है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने अधिनियम में परिवर्तन किया था, लेकिन पहले के नियमों में डिफिकल्टी ज्यादा होने की वजह से हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार ने सभी कॉलोनियों को वैध कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 3 जून 2019 को नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 252 के प्रावधान 15A को अवैध करार देते हुए शून्य घोषित कर दिया। इसके बाद शिवराज सरकार द्वारा वैध की गई सभी कॉलोनियां दोबारा से अवैध श्रेणी में आ गई थीं। 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार ने प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान किया था, लेकिन बीच में सत्ता हाथ से जाने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद कमलनाथ सरकार ने भी प्रदेश की 5007 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी कर रखी थी। कमलनाथ सरकार ने भी पिछले साल निकाय चुनाव की आहट के पहले ही अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया था। सरकार ने मध्य प्रदेश नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद अवैध कॉलोनियों और निर्माण नियमितीकरण अधिनियम 2019 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद फरवरी में होने वाले विधानसभा बजट सत्र में रखने की तैयारी भी थी, लेकिन उसके पहले ही कमलनाथ की सरकार चली गई। अब निकाय चुनाव के पहले फिर ये कवायद शुरू हुई है, जिसे शहरी वोटों को साधने वाला कदम भी माना जा रहा है। इस मसले को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। आप सुनिए किस तरह से बीजेपी कांग्रेस इस मामले में अपनी अपनी टिप्पणी कर रही है। मध्य प्रदेश से माफिया राज का खात्मा करेंगे, अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे। जिन्होंने अवैध कॉलोनी बसाई थी वे कहां हैं? उन माफियाओं के ऊपर शिवराज सिंह चौहान जी कब कार्रवाई करेंगे? जनता के हित में उनके पैसे को बचाने के लिए वैध अवैध की जो बात है वो अपनी जगह है, उसमें विरोध की बात नहीं आएगी, क्योंकि गरीबों का कुछ ना कुछ फायदा होगा। पर जिन्होंने अवैध कॉलोनी बसाई थी उनको सिक्कीचों के पीछे जेल में भेजने का काम शिवराज सिंह चौहान कब करेंगे? जिस दिन वो ये कर देंगे उस दिन मान लेंगे कि ईमानदारी से शिवराज सिंह चौहान माफिया राज के खिलाफ काम कर रहे हैं। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको ये बता दें कि आंध्र प्रदेश और दिल्ली में इसी फॉर्मूले के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने का अधिनियम बनाया गया है। सरकार ये मान रही है कि अगर वैध कॉलोनियों को वैध नहीं किया गया तो हजारों इमारतों को तोड़ने में इससे कई अधिक खर्च होगा। महंगाई के इस दौर में इसका असर लाखों लोगों पर भी पड़ेगा। कई मामले कोर्ट में भी जा सकते हैं, जिसका निराकरण इसी में है कि इन नए अधिनियम को लाकर इन कॉलोनियों को वैध किया जाए, ताकि इन अवैध कॉलोनियों से भी पर्याप्त राजस्व वसूला जाए। चलिए हम इसी मामले को लेकर आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। केजी पाठक जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है बीजेपी से। बहुत स्वागत केजी पाठक जी आपका नादी टीवी पर। केजी पाठक जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी केजी पाठक जी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 आपका स्वागत करती हूँ सर अनादि टीवी पर। नमस्ते नमस्ते। ब्रजेश चौकसी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप स्क्रीन पर उन्हें देख पा रहे हैं, हमारे ब्यूरो हेड हैं। और कुणाल चौधरी जी भी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त जुड़ गए हैं। कुणाल जी का भी बहुत स्वागत करती हूँ। कुणाल जी नमस्कार। सबसे पहले हम ब्रजेश जी आपके पास ही आएंगे। अवैध कॉलोनियों को वैध करना ये इस समय क्यों याद आ रहा है? और कहा जा रहा है कि कमलनाथ सरकार का भी ये ड्रीम था कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए। भले ही उसके पीछे कारण कई रहे हों, लेकिन क्यों ऐसे वोट बैंक की राजनीति के साथ जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए पारुल,
दरअसल ये जो अवैध कॉलोनियाँ हैं ये बोट की ही खेती हैं। इनको बाकायदा अवैध पहले बसाने दिया जाता है, एजेंसियों की मिलीभगत रहती है, क्षेत्रीय नेताओं की मिलीभगत रहती है, और नहीं तो फिर क्या वजह है कि क्षेत्रीय नेता वहाँ काम कराते हैं, एजेंसियाँ वहाँ बिजली के कनेक्शन दे देती हैं, नगर निगम वहाँ पे नल कनेक्शन दे देते हैं अवैध कॉलोनी में, और जो एजेंसी हैं जो देख रेख करती हैं उसकी वो परमिशन कैसे दे देती हैं, जो उनको निगरानी करना चाहिए कि सरकारी जगह है, राजस्व की जगह है, वहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ बसने दी जाती हैं। फिर राजनीतिक दल इनको बेच करके वोटों की फसल काटते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जो अवैध कॉलोनियाँ हैं वैध होती रही हैं। दिल्ली का मामला देखें हम, जिस फार्मूले पे हम यहाँ कर रहे हैं, दिल्ली और आंध्र प्रदेश का फार्मूला लागू कर रहे हैं, उससे पहले इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने दिल्ली में वैध की थी कॉलोनियों को जो अवैध थी। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने वैध कर दिया, आंध्र प्रदेश में भी वन टाइम सेटलमेंट के हिसाब से वहाँ भी वैध कर दिया, मध्य प्रदेश में भी वैध करने की कोशिश पहली बार नहीं हो रही है। इसको बेस शिवराज जी कर चुके थे, फिर कोर्ट ने उस धारा को ही शून्य कर दिया था। फिर इसके बाद नया फार्मूला है, उनकी सरकार चली गई, कमलनाथ सरकार आई, उन्होंने भी इसको बेद करने की कार्रवाई शुरू की थी और नियमितीकरण कर रहे थे सारी कॉलोनियों का। राजस्व की उन कैबिनेट में भी ले आए थे, कुणाल जी हमारे साथ है, कैबिनेट में मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद वो सरकार चली गई, अब फिर भाजपा की सरकार आई है, शिवराज जी की सरकार आ रही, तो वो बेद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो इसलिए कि अब नगरीय निकाय के चुनाव हैं, वोट बैंक की जो वोट की फसल उन्हें काटनी है, तो ये सब वोट की राजनीति है। इससे क्या आगे की कॉलोनी, आगे कोई वैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनी बनेगी क्या? ये एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। आप देखिए कि जो बोल रहे हैं कि 2016 से पहले की हम वैध करेंगे, तो इन बाद के 4 सालों में कोई अवैध कॉलोनी नहीं बनी होंगी क्या? तब तक ऐसी कई कॉलोनियां खड़ी हो गई होंगी, उनको फिर आगे जाके वोट की फसल काटने के लिए वैध करने की प्रक्रिया चलेगी। ये चलती रहेगी निरंतर। इसके लिए बाकायदा सरकारों को वन टाइम सेटलमेंट करने के बाद ऐसी प्रक्रिया, ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि अब इसके बाद जो अवैध कॉलोनी बनेगी वहाँ पे ना नगर निगम नल कनेक्शन देगा, ना बिजली विभाग बिजली के कनेक्शन देगा, ना पार्षद वहाँ पे कोई विकास कार्य करेंगे। जब कोई कार्य भी नहीं करेंगे तो ये अवैध कॉलोनी बस कैसे जाती, बस कैसे जाती? ये सब मिली भगत, नीचे सब कुछ हो जाता है और सिस्टम कोई पता नहीं चलता है। कुणाल जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी सरकार के समय में भी ऐसे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सरकार चली गई, अब बीजेपी वही कर रही है। स्पष्ट है, हमारी सरकार में इसे सही करने की कोशिश करी गई थी, क्योंकि जिस प्रकार से अव्यवस्थाओं के साथ आम नागरिक रहता है, कि जिस प्रकार से 15 साल के अंदर उनकी अव्यवस्थित व्यवस्था हुई, ना तो क्या ड्रेनेज प्रॉपर हो पाए, ना नाली की व्यवस्था हो पाई। एक अगर आम नागरिक है, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन है, तो उसके लिए ये काम करना चाहिए, और ये पहले ही हो जाना चाहिए था कि कैसे करके आधारभूत मूलभूत व्यवस्था है, आधारभूत सुविधाएं जनता को मिलती रहे, और ये स्थितियां परिस्थितियां और जब बन रही होती है तब इनको रोकने का जो प्रोसेस होता है, ये सरकार में बैठे लोग, ये सत्ता में बैठे लोग, और जिस प्रकार से करके कई बिल्डर, कई अधिकारी मिलके इस तरह की चीजें कर देते हैं और उसके बाद भुगतना जनता को पकड़ता है। तो हमने कोशिश करी जाए, क्योंकि क्यों जनता, कोई भी हो, मध्य प्रदेश की जनता, उसको ये लाभ मिलना चाहिए। अब ये करेंगे नहीं करेंगे कि सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि शिवराज जी बात तो करते हैं, भाषण तो मन से बड़े बड़े देते हैं, पर कभी भी मुझे लगता नहीं है कि कभी भी पूर्ण रूप से, क्योंकि कई बार ये घोषणाएं चीजें करते हैं, सिर्फ अभी चुनाव दिख रहे हैं तो उसके लिए घोषणा कर दी होगी। अब करेंगे नहीं करेंगे, जब होगा तब ये चीज समझ में आएगी। चलिए, सरकार के मंशा पर सवाल उठाते कुणाल चौधरी जी। केजी पाठक जी, क्या कहेंगे? बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब भी होगा नहीं होगा, उस पर विपक्ष कह रहा है कि हमें भरोसा नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना मध्य प्रदेश में रह गया है। 15 महीने को इनको मौका मिला था कुणाल चौधरी जी को और उनकी पार्टी और मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ जी को। ये सिर्फ गाल बजाते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, लूट खसोट करते रहे, इन्होंने जनता के लिए तो कुछ किया नहीं। और भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें शंका और विवादास्पद बनाना ही इनका काम रह गया है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जितनी भी अवैध कॉलोनियां थी उनको वैध करने का काम किया था, उनको सुविधाएं दिलाने का काम किया था। अब मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसी दिशा में आगे बढ़े। निश्चित तौर पर जीवन जीने का अधिकार सभी को है, जीवन में मूलभूत सुविधा। कुणाल जी मुझे बोलने दे, एक सेकंड, कुणाल जी मुझे बोलने दे, अराजकता ना फैलाए। आजकल कुणाल जी, मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। अरे ये झूठ बोलेंगे तो आप उसे काउंटर कीजिएगा। एक सेकंड, आप कंप्लीट कर लें अपनी बात। फैला रहे हैं, आपके चैनल पे भी कुणाल भाई अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी का धर्म बचा है। एक सेकंड, मैं गुजारिश करती हूँ आप दोनों से अपने एक एक करके बात कीजिए। एक बार नहीं, रोज चिल्लाओ और झूठ बोलो।
यही कुणाल चौधरी जी और कांग्रेस पार्टी की आजकल मानसिकता बन गई है। जहां तक आज के विषय का सवाल है तो मैं कहना चाहूंगा कि जीवन जीने का अधिकार और मूलभूत सुविधाएं लेने का अधिकार सभी को है। नहीं ये कुछ भी बोलने वालों की विवेक। चलिए ब्रजेश जी आप कैसे देखते, दोनों अपनी तरफ से अपनी टिप्पणी रख रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि अब तक ये हो क्यों रहा था और अब क्या अपनी ही गलती सुधारने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है? बिल्कुल, यदि हम कुणाल जी की बात करें तो उनको 15 माह का समय मिला था, वो भेद करने की कोशिश कर रहे थे। 15 साल से भाजपा की सरकार थी, उस सरकार में भी कोशिशें हुई, लेकिन बात यह है कि अवैध कॉलोनियां पनपी कैसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन, उन पर क्या कार्रवाई हुई। देखिए दोनों दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, मानवीय पहलू लेते हैं कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको क्यों सुविधाएं ना मिलें। सही बात है, उसी आधार पर ये भेद की जाती हैं, उसी आधार पर बाकी राज्यों में भी हो और करना चाहिए जो लोग रह रहे हैं, लेकिन आगे ना बसें, इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं होती। चाहे वो दिल्ली का मामला हो चाहे आंध्र प्रदेश का मामला हो, जबकि उसी एक्ट में प्रावधान है कि जिनके कारण ये अवैध कॉलोनियां बन गई हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे विकास शुल्क वसूल कर उनको वहां पे मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। तो मूलभूत सुविधाएं देना ठीक है, लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, जिम्मेदार है क्योंकि मिली भगत है राजनेता की, अफसरों की, बिल्डरों की, जो साठगांठ है ना, उसके कारण ये कार्रवाई आगे नहीं हो पाती और इसका बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है, भेद कर दिया जाए और आगे ना हो। मैंने जैसे आपसे कहा कि 2016 से पहले की कॉलोनियां भेद हो रही हैं, वो 4 साल जो चले गए, 16 के बाद से हम 20-21 में बात कर रहे हैं, तो उन 4 साल में कोई कॉलोनी नहीं बनी होगी अवैध। वो भी यदि वो भी मिला लिए जाए तो 1000 कॉलोनी पूरे प्रदेश में बन चुकी होंगी, तो आगे जाके वो 2000 होंगी, 3000 होंगी, फिर इसी तरह से चाहे सत्ता परिवर्तन हो चाहे यही सरकार हो, 5 साल बाद फिर वोट की फसल काटने के लिए फिर उनको भेद करने की बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन कुणाल जी, भले ही ये एक अच्छा फैसला हो कि चलिए जिन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है उनकी तो गलती नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि अवैध कॉलोनी है, लेकिन इस तरह के फैसले आते हैं तो क्या हम माफियाओं को और ज्यादा संरक्षण नहीं दे रहे हैं? अगर आप लोग भी इसका फेवर कर रहे हैं तो सवाल तो आपसे भी बनता है। माफिया के ऊपर कार्रवाई करी जानी चाहिए थी, स्पष्ट मैं इस बात से सहमत हूँ, पर आधारभूत मूलभूत सुविधा जनता को मिलना चाहिए। आप माफिया पला किसके राज में? ये 15 साल का इनका शासन जो भय, भूख और भ्रष्टाचार कर रहा, इसी में माफिया पनपा और इन्हीं लोगों ने बिल्डरों के साथ, माफियाओं के साथ मिलके ये स्थितियां तानी है, पर उसके बावजूद जनता को राहत देने का काम हमारा है और ये देना चाहिए। हम ये इसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन कई ऐसी जगहें भी हैं, हम अगर भोपाल के रातीगढ़ क्षेत्र की भी बात कर लें, जैसे कि जानकारी अभी आ रही थी कि वहां पर सरकारी जमीन पर प्लॉट काटे गए, आपने जिन्होंने प्लॉट काटे उनको उन पर कार्रवाई कर दी, लेकिन जिन्होंने प्लॉट खरीदे उनकी तो जमा पूंजी खराब हो गई सर। अब ऐसे लोगों को क्या कीजिएगा? कार्रवाई करी गई वह सरकार ने करा था, क्योंकि ये बीजेपी ने पूरी तरीके से जितना भ्रष्टाचार करा था, पूरे प्रदेश के अंदर पशुपतिनाथ जी की जमीन पे 250 करोड़ का कब्जा था, इंदौर में बड़े बड़े माफियाओं का कब्जा था। तो गलत आंकते हुए भी आप इसका सहयोग कर रहे हैं सर? सरकार अल्प छोटे समय की सरकार होती है, उसमें जितना सफाया कर सकते थे उतना सफाया हमने माफियाओं का करा, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आके फिर माफिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थितियां बन रही है वापस वही बनाने की। और आप देखेंगे कि नकली शराब से लोग मर रहे हैं, माफिया वहाँ पे रेत वाले माफिया दूसरों को मारने में लगता है। नहीं, सवाल ये कि ब्रजेश जी, क्या गलत हमें समझ में आ रहा है कि गलत है, लेकिन क्या उसको ठीक करके, ठीक है हम उन लोगों के तो फेवर में हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, लेकिन क्या उन लोगों के हौसले नहीं बढ़ेंगे? जैसे कि आपने भी कहा कि 2016 के बाद जो 2016 तक की जो कॉलोनियां अवैध हैं उन्हें वैध कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है उन्हें भी एक फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए पारुल जी, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि जिस बात पे कुणाल जी बार बार जोर दे रहे हैं कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो गरीब तबका होगा, अवैध कॉलोनियों के जाल में फंस गया होगा, बिल्डरों के जाल में फंस गया होगा, और उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है, भले ही चाहे वो वोट बैंक की फसल हम उसको कहते हैं, लेकिन आगे नहीं हो। इसके लिए क्या फार्मूला है, इसके लिए जिम्मेदारी कौन है? तो जब तक आप वो अधिकारियों पे, वो जो माफिया है जिसने कब्जा किया सरकारी जमीन पे, प्लाट काट दिए, पैसे लिए और भाग गया, उससे वसूली होना चाहिए, उस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन जिम्मेदार अधिकारियों पर उन्हें सजा देनी चाहिए। केजे पाठक जी क्या कहेंगे? ये तो ठीक है आप लोगों की चिंता कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी तो ढूंढिए ना जिन्होंने ये कारनामे कर दिखाए। निश्चित तौर पर जीवन का जीने का अधिकार और सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार देश के और समाज के प्रत्येक नागरिक को होता है। कहीं ना कहीं उनके जीवन यापन में कमी होती है, उनकी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती है कि उनको पलायन करना पड़ता है,
और जहां उनको काम मिलता है वहां वो लोग बस जाते नहीं, हैं। इस बात से तो सहमत हैं हम। पॉइंट पर आइए कि उन्हें क्यों नहीं ढूंढा जा रहा। रजिस्ट्री कराते वक्त क्या उन अधिकारियों को जानकारी नहीं होती कि ये जो जिस प्रॉपर्टी की हम रजिस्ट्री करा रहे हैं, जिस प्लॉट की हम रजिस्ट्री करा रहे हैं, वो वैध है अवैध है? ये तो पूरा डेटा होता है ना, और अब तो डिजिटल है, हम सिस्टम में सारी जानकारी होती है, दस्तावेज भी नहीं खंगालने पड़ते। देखिए, ब्रिजेश जी ने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है। सरकार कोई सी भी रहे, निश्चित तौर पर सभी को इस बारे में विचार करना चाहिए और करना पड़ेगा। आज जो कॉलोनियों को, अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैध तो कर रही है, लेकिन अब साथ में वह कार्य योजना भी तैयार कर रही है कि आगे जाकर भविष्य में इस प्रकार की कॉलोनियां जी और लूटमार का या धोखाधड़ी का या 420 या फ्रॉड का शिकार गरीब व्यक्ति, गरीब उपभोक्ता ना बने, उसकी भी हम चिंता करने जा रहे हैं। वो प्रावधान लाने जा रहे हैं कि इस तरीके की अव्यवस्था भविष्य में कभी डेवलप ना हो। आप निश्चिंत रहिए, विश्वास मानिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, कदम आगे बढ़ा चुके हैं। चलिए, विश्वास रखने की जरूरत है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष को विश्वास नहीं हो रहा है ब्रजेश जी। वो कह रहे हैं आगे करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, बोलते तो हैं। देखिए, माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। पिछली कमलनाथ सरकार ने भी कार्रवाई की, उसको आगे बढ़ाया, शिवराज सरकार ने भी कार्रवाई की, और उससे पहले भी कार्रवाई हुई। लेकिन आप देखिए किन अपराधियों पे कार्रवाई होती दिख रही है। आपको वो भूमाफियाओं पे चुनिंदा कार्रवाई होती दिख रही है। हम भोपाल की यदि बात करें तो एक बिल्डर का एक मकान गिरा दिया, वो जेल से छूटा, इसके बाद वो फिर वैसे उसका मरम्मत करने लगा था, फिर जाके कार्रवाई हुई। तो हौसले कितने बुलंद हैं माफियाओं के, भूमाफियाओं खासकर। तो कहीं ना कहीं तो संरक्षण है इनको। जब तो ये जेल से छूटने के बाद, कार्रवाई होने के बाद फिर उसी जगह पे अवैध कब्जे करने लगते हैं, तो इसकी कोई एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, एक कोई ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगी, ऐसे सख्त कोई कार्रवाई करके एक संदेश देना पड़ेगा अधिकारियों के बीच भी कि आपके रहते हुए यदि कोई बड़ा भूमाफिया पनप गया है, सरकारी जमीन करोड़ों की वो हड़प कर गया है और बेच दी है उसको, सरकार को जो हानि पहुंची है वो भी हानि उससे वसूली जाए, और जो संपत्ति उसने अर्जित की है अवैध कॉलोनी काट कर, वो संपत्ति राजसात की जाए। इसके साथ साथ उस पर कानूनी कार्रवाई की, और साथ ही वो जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने उसको परमिशन दी, अनुमति दी, या जिनकी निगरानी की जिम्मेदारी थी वहाँ, वो निगरानी नहीं की, उनने देखरेख में पनपने दिया उसको, कहीं ना कहीं मिलीभगत जो है एजेंसियों की, उन पर भी कार्रवाई हो। इसके बाद ऐसा नियम बने कि भविष्य में यदि ऐसा कोई होगा तो बर्खास्त किया जाएगा, राजसात किया जाएगा उसकी संपत्ति, और कानूनी कार्रवाई भी होगी। तब मुझे लगता है कि काफी हद तक इस पर अंकुश लग सकता है। अंकुश लगाने के लिए और क्या फॉर्मूला हो सकता है कुणाल जी? कुणाल जी, हेलो जी कुणाल जी कहिए। जी, तो स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी माफिया राज बनवाती है। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करो तो माफिया के साथ खड़े होती है, और जो जाके अब स्थितियां वोट बैंक जो चुनाव आते दिख रहे हैं, तो वोट बैंक की राजनीति के रूप में काम करने की कोशिश कर रहा है। पर इनकी जो कहावत है कि मुंह में राम दिल में नाथूराम वाली कहावत हमेशा इनके यहाँ रहती है। तो ये वही लोग हैं जो झूठ और फरेब की राजनीति करते हुए गरीब जनता को छलने का काम करते हैं। किसके राज में अवैध कॉलोनियां बनी, किसके राज में अवैध माफिया बना, और 90% जो बिल्डर है, 95% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। उन्हीं लोगों ने इस तरह के माफियागिरी के काम करे। भोपाल में आप देख लो, इंदौर में आप देख लो, और उन माफियाओं के पक्ष में जब खड़े होने का काम करा, तो ये स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता इनको समझ चुकी है और इनको जवाब देगी। जी के पाठक जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बार? तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे पनपा ये माफिया, ये तो बताइए। देखिए, प्रदेश की जनता तो कांग्रेस पार्टी को समझ चुकी है, जब तो उनको बार बार चुनावी लोकतंत्र के महापर्व में हराने का काम कर रही है। अभी उपचुनाव में भी हार गए 28 में से 19 सीटों पर, और भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश में 12% वोटों से पीछे हो गए। तो जो कुणाल भाई कह रहे हैं, वास्तव में जनता कांग्रेस को सबक सिखा रही है और उनको समझ चुकी है। जहां तक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात है, निश्चित तौर पर अक्षम्य अपराध है, गंभीर अपराध है, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी और व्यवस्था की जाएगी कि आगे से इस तरीके का अपराध और फ्रॉड करने का साहस मध्य प्रदेश में तो कम से कम किसी का न बने। हम समस्त माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे भूमाफिया हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे मिलावटखोर हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे खरीद माफिया। लेकिन अभी ब्रजेश सर भी कह रहे थे सर, चूजी हो गए आप इस मामले में, कि एक गिरा दिया, बिल्डर को अंदर भेज दिया, फिर जब तक वो वापस आता है उसका दूसरा शिकार तैयार होता है कि उसकी दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है जहां उसे कब्जा करना है। देखिए, हमारा उद्देश्य माफिया राज को, माफियागिरी को जड़ मूल समाप्त करने का है। हम कोई टेम्परेरी कार्रवाइयां नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने के लिए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। माफिया किसी भी प्रकार का हो, अगर कांग्रेसियों का भी उनको संरक्षण है तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और किसी को मत छोड़ेगा हम तो कह रहे हैं, लेकिन हौसले पस्त करने के लिए सिर्फ इतना काफी है क्या? चलो
जी पाठक जी, इस तरह जी? के माफियाओं के हौसले पस्त करने के लिए क्या महज इतना ही काफी है? देखिए, माफिया उठे कैसे? 15 साल के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माफिया जो है पस्त हो गए थे, जी मध्य प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए थे। लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी आए, उनको पुराने शासनकाल की दिग्विजय सिंह जी की याद आ गई और 15 महीनों में उन्होंने मध्य प्रदेश में वापसी कर ली। ड्रग्स माफिया हो चाहे खनन माफिया हो, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे, उमंग सिंगार जी ने बोला था कि दिग्विजय सिंह जी ने शराब माफिया और रेत माफिया को मध्य प्रदेश से पनपा दिया है, उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं। ये हमने नहीं बोला, उमंग सिंगार जी ने कांग्रेस पार्टी चलिए, में लेकिन जो कैबिनेट कदम मंत्री आपने रहते उठाया हुए है बोला उसे था। पूरा करिएगा, बस यही विपक्ष भी कह रहा है कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा, और पूरा करके दिखा दीजिए तो भरोसा वाली बात ही खत्म हो जाएगी। बहरहाल जी जी कहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी, लेकिन बात तो यही है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उस वक्त सराहनीय है। जो लोग अब तक पानी के लिए परेशान होते थे, 3 दिन में एक बार टैंकर लेने के लिए वो सक्षम थे, उनके घरों में 2-2 बाल्टी पानी पहुंचता था, वो परेशान थे। जिनके आप बिजली का हर कभी वायर काट देते थे जाके, वो परेशान थे। उनके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा कदम है। जो बिल्डर कर गए वो तो जाहिर है कि उनको अब सरकार छोड़ेगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भले ही अब इसे वोट बैंक से जोड़ें या कैसे भी जोड़ें, लेकिन जनता के लिए तो ये अच्छा ही फैसला है। हाँ बिल्कुल अच्छा फैसला है पारुल जी। और रही बात, तो वहाँ पे नगर निगम ही पानी पहुँचा रहा है, बिजली विभाग ही बिजली पहुँचा रहा है, और जो क्षेत्रीय पार्षद हैं वो वहाँ पे बाकायदा विकास कार्य कर रहे हैं अपनी पार्षद निधि से, विधायक निधि से, सांसद निधि से। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देना भी है। तो इसके लिए मैं वही बार बार एक बार कह रहा हूँ कि कोई गाइडलाइन बनना चाहिए कि पार्षद ये तय करेगा या नगर निगम ये तय करेगी कि हम वहाँ पे पानी नहीं देंगे आपको, यदि अवैध कॉलोनी है तो हम वहाँ परमिशन नहीं देंगे, या पहले तो पनपने ही मत दो उसको। तो लोगों में भी जागरूकता आएगी कि साहब ये अवैध कॉलोनी, जब उनको लगता है कि नगर निगम यहाँ पानी दे रही है, बिजली विभाग कनेक्शन दे रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, तो वो झांसे में आ जाते हैं बिल्डरों के में। और खासतौर पर जो इस तरह प्रॉपर्टी आप खरीदने भी जा रहे हैं, आप अपना ड्रीम होम बनाने भी जा रहे हैं, तो कम से कम आपको भी जागरूक होना चाहिए। आप भी पता कीजिए कि अगर आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लीगल है नहीं है, अवैध तो नहीं है, वरना इन जैसी परिस्थितियों में परेशान फिर आम जनता को ही होना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो देखिए, अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर ली है, और ऐसे में ज़रूरी है कि खासतौर पर जब जनता की हम बात कर रहे हैं, तो जनता जो परेशान हो रही थी अब तक, जिन्हें कहा तो गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्हें इलीगल प्रॉपर्टी पकड़ा दी गई, और अब उनके लिए सरकार सोच रही है, लेकिन जिन्होंने गलत किया उन पर भी सरकार शिकंजा कस रही है। और ऐसे में अगर इस फॉर्मूले को स्ट्रिक्टली लागू कर दिया जाता है तो कोई भी इस तरह से जो प्रॉपर्टी बनाने वाले लोग हैं, अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वाले लोग हैं, उनके हौसले पस्त करती हुई सरकार देखी जा सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।